नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने ब्रिज कोर्स में 20 दिन तक हमने अध्ययन किया है। इसमें आपने जो 15 दिन के जो टेस्ट है या कसौटी क्रमांक 1 है, इसका आपने जो छुड़वाने को कहा था वह आपने किया होगा। तो इसके बाद हम आज देखने वाले हैं कि 21वां दिन इसमें क्या दिया है, यह आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 21वें दिन में क्या आता है। तो इसमें पहले दिया है कि अपेक्षित कौशल्य यानी कि पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहद समझ के लिए तथा किसी परिचित अपरिचित के साक्षात्कार हेतु प्रश्न निर्माण करते हैं तथा किसी अनुच्छेदन का अनुवादन एवं लिप्यांतरण करके, यानी कि अनुवादन एवं लिप्यांतरण यानी कि आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो इसमें अनुवादन यानी कि क्या कि एक भाषा का आशय दूसरी भाषा में हमें लिखना चाहिए। यानी कि आपको जैसे मराठी भाषा है, इसका हमने शब्द हिंदी भाषा में हम बोलते हैं, तो इसे हम अनुवादन कहते हैं, लिप्यांतरण कहते हैं। यानी की म्हणजे यामध्ये आपण तुम्ही परीक्षेमध्ये पाहिलं असेल की मराठीच्या पेपरमध्ये तुम्हाला मराठीचा एक पॅसेज दिला जातो, त्याचं इंग्लिशमध्ये भाषांतरण करण्यासाठी सांगितलं जातं। तसंच हिंदीमध्ये पण एक हिंदीचा परिच्छेद दिला जातो आणि त्यामध्ये तुम्हाला काय सांगितलं जातं की त्याचं मराठीमध्ये भाषांतर करा किंवा इंग्लिशमध्ये भाषांतर करा, हे सांगितलं जातं। तर यामध्ये काय है कि इसमें एक भाषा का आशय दूसरी भाषा में लिखित रूप में व्यक्त करना ही अनुवादन कहलाता है। अनुवाद करते समय लिपि और लेखन पद्धति में अंतर आ सकता है, परंतु आशय मूल भाव को जैसे कि वैसा रखना पड़ता है। यानी कि आप जैसे भाषांतरण यानी कि अनुवादन लिप्यांतरण कर रहे हो, तो इसमें जो भी दिया है वह आशय स्पष्ट दिखना चाहिए। उसमें जो शब्द है वह शब्द मराठी में वैसे ही आने चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। आशय थोड़ा होगा पर उसमें जो भी दिया है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है। तो यह हुआ अनुवाद लेखन का। अनुवाद लेखन कैसे और किसे कहते हैं यह हमने देखा। तो देखते हैं अगला, आओ पता करें। इसमें क्या दिया है कि प्रस्तुत परिच्छेद को बोर्ड पर लिखें एवं एक एक वाक्य का मुखर वाचन करें, मातृभूमि के अनुवाद करें और अनुवादन की अवधारणा समझाएं। यानी कि इस परिच्छेद का मैं आपको मराठी में भाषांतर करके बताऊंगा। पहले देखिए, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वह बचपन से ही मजबूत बुद्धि की लड़की थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 13 साल की उम्र में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविता लिखी। यानी कि इसमें क्या दिया है, इसका मराठी भाषांतर कैसे होगा। तो सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्र म्हणजे आपल्या भारताची, भारतमध्ये जे उत्तर प्रदेश आहे तिथली एक पहिली महिला म्हणजे पहिली स्त्री राज्यपाल आहे आणि ती लहानपणापासूनच बुद्धिवान आहे। त्यांनी 12 साल म्हणजे 12 वर्षाचे असताना त्यांनी 10वीची परीक्षा पास केलेली आहे
त्यानंतर त्यांनी 13व्या वर्षी लेडी ऑफ द लेक हे 1300 पंक्ती म्हणजे 1300 पानांची 1300 पंक्तियों की 1300 ओळींची एक इंग्रजी कविता लिहिलेली आहे. हे मराठीमध्ये त्याचं भाषांतर झालं. किसी भाषा में कही गई बात का किसी दूसरी भाषा में समर्थन सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है. आओ सक्षम बने, यानी कि आपको कहना है. इसमें क्या दिया है, छात्रों को निम्नलिखित शब्दों का हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहो. यानी कि यह आपको करना है हिंदी भाषा में. गेहूँ गहू यानी कि गेहूँ, शाला यानी कि इंग्लिश में हम उसे स्कूल कहते हैं, हिंदी में पाठशाला कहते हैं. अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल, इसे हिंदी में क्या अस्पताल कहते हैं. ऐसे आपको अन्य शब्द है उसका हिंदी में भाषा में ट्रांसलेट करना है, अनुवादन करना है. इसके बाद आओ अभ्यास करें. क्या है, छात्रों को मातृभाषा के अनुवादन करने के लिए कहे. कठिन शब्द के अनुवादन की कक्षा में चर्चा करें. तालिका भी पूर्ण करने की सूचना दे. यानी कि इसका आपको मराठी में अनुवाद करना है. इसके बाद यह तालिका जो दिया है उसका भी अनुवादन यानी कि हिंदी में अनुवादन करना है, भाषांतर करना है. आओ सृजन करें, यानी कि किसी हिंदी सिनेमा गीत को उसी लय और ताल से अपनी मातृभूमि में गाए. यानी कि आपको हिंदी गाना आता है तो इसके मराठी गाने का यह अनुवादित करके आपको गाना है. इसके बाद किसी मराठी विज्ञापन का मराठी में अनुवाद करें. यानी कि इसमें यह चूक दिखाई देती है, किसी हिंदी विज्ञापन का मराठी में अनुवाद करें ऐसा चाहिए. तो यह आपको करना है कि किसी हिंदी का या किसी मराठी का विज्ञापन यानी कि जाहिरात हमने देखी है, तो यह जाहिरात आपको हिंदी का मराठी में करना है या मराठी का हिंदी में करना है, दोनों से आप कर सकते हो. तो इसके बाद आपको पूरक साहित्य किसमें मिलेगा कि 7वीं का जो हिंदी का पाठ्यपुस्तक है यानी किताब है, इसमें आपको मिलेगा. तो इसके बाद हम जाते हैं दिन 22वें. तो इसमें क्या दिया है, अपेक्षित कौशल्य. छात्र पाठ्यपुस्तक और व्याकरण के घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग करता है. आओ पता करें. अध्यापक छात्रों से चित्र का निरीक्षण करवाए और जानकारी प्राप्त करें. खरगोश क्या कर रहा होगा उसके संबंध में लिखो. यानी कि यह चित्र देखकर क्या क्या कर रहे हैं उसका आपको लिखना है. इन वाक्यों में खाना, पढ़ना, चलना यह क्रिया है. हम जो काम करते हैं यह हमें जो काम करने के लिए दिया जाता है उसे क्रिया कहते हैं. यानी कि हमने क्रिया, व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया है, तो यह क्रिया की व्याख्या परिभाषा दी गई है. इसके बाद आओ सक्षम बने. यानी कि छात्रों आप कौन कौन से काम करते हो, कामों की सूची तैयार करो. यानी कि आप घर में हो तो आप क्या क्या काम करते हो घर में, इसकी सूची बनानी है आपको हिंदी में, मराठी में नहीं. तो क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया हमने परिभाषा देखी क्रिया की, तो क्रिया के भेद 2 है. इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है. यानी कि क्या, मोहन किताब पढ़ाई कर रहा है. यानी कि यहाँ क्या कर रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है. यानी कि यहाँ आपको क्रिया का कर्म पाया जाता है, तो इसमें क्रिया हो रही है तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया होती है. जैसे विजय खेल रहा है, यानी कि कहाँ खेल रहा है हमें पता है, क्या विजय खेल रहा है, यहाँ कर्म नहीं पाया जाता
तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आओ अभ्यास करें, तो इसमें एक चित्र दिखाई देता है। इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़कर क्रिया ढूंढकर लिखनी है। रोहन किताब पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। ऐसे ही आपको क्रियाओं का ढूंढना है और लिखना है। इसके बाद अध्यापक छात्रों से क्रिया और उसका प्रकार पूछे। यहाँ इसका प्रकार लिखने हैं आपको। पूरक साहित्य स्रोत, इस घटक से संबंधित उदाहरणों को समझने के लिए 8वीं के पाठ्यपुस्तक की सहायता ले, यानी कि 8वीं की पाठ्यपुस्तक भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद 23वां दिन है, तो इसमें अपेक्षित कौशल्य क्या दिया है। सुने गए हुए वाक्य उससे संबंधित अन्य वाक्य रचना के परिप्रेक्ष्य में कहे गए विचार वाक्यांशों का अनुमान लगाते हुए समझकर अपने अनुभवों के साथ संगीत सहमति या असहमति का अनुमान लगाकर अपने विचार अभिव्यक्त करें। क्या दिया है देखिए, आओ पता करें। इसमें स्त्री शिक्षा का महत्व बताए। बेटा बेटी एक समान समझाए, यानी कि स्त्री शिक्षित हो तो घर में कुटुंब शिक्षित होता है। तो इसमें बेटा बेटी एक समान है। आज हम देखते हैं कि बेटा यानी कि मुलगा आणि बेटी यानी कि मुलगी, तो इसमें स्त्री और पुरुष का एक समान होना यानी कि होते हैं। तो हम देखते हैं आज स्त्री का सम्मान होता है। तो इसमें स्त्री ऊंचे ऊंचे जो जैसे पुरुष वर्ग काम करता है वैसे ही स्त्री वर्ग काम करती है। तो इसमें स्त्री और पुरुष यह भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यह इस कविता में उन्होंने दिया है। तो यह कविता पढ़कर आप इसका जो इसमें स्पष्टीकरण है या जो भी इसमें सारांश निकलता है तो आप देखिए। तो इसमें बेटियों की शिक्षा के साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति पर चर्चा करें, यानी कि बेटियों की शिक्षा के साथ उनकी आत्मनिर्भर, यानी कि इसमें प्रगति बेटियों का जो शिक्षा है, यह शिक्षा के प्रगति पर उसके साथ आत्मनिर्भर, वह अच्छे से पढ़ रहे हैं, निडर है, किसी भी समय वह किसी भी प्रश्न पर वह उसमें जो भी तो वह आत्मनिर्भर आहे। म्हणजे यामध्ये आपण आता पाहतोय की मुली शिकत आहेत आणि ज्या संकट येतात त्यावेळी त्या संकटांना ते धीरानं म्हणजे न डगमगता तोंड देतात। त्या प्रश्नांना ते सामोरे जातात। त्या काही संकट आलेले आहेत त्यांना ते सामोरे जातात, म्हणजे आत्मनिर्भर होतात। तो इसके बाद आओ सक्षम बने। बेटी पर्व पर जानकारी लिखो। बेटा बेटी दोनों का पढ़ाए इस पर चर्चा करें। आओ सृजन करें। सफल महिला उद्यमियों की जानकारी प्राप्त कर सचित्र संकलन करो, यानी कि सफल महिला जो स्त्री सफल हुई है या उद्योग में, उसकी जानकारी आपको नेट पर मिलेगी। इसकी जानकारी आपको लिखनी है। जागतिक महिला दिन की जानकारी प्राप्त करो। इसके बाद पूरक साहित्य, यानी कि 7वीं की जो किताब है इसमें आपको मिल सकते हैं। इसके बाद दिन 24, तो इसमें जो अपेक्षित कौशल्य है, रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, घटना, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। विषय को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक पत्र लेखन
करते हैं। यानी कि और अब हम देखने वाले हैं कि पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन के दो प्रकार है, भेद है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। तो इसमें हम देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है, हम देखते हैं आगे। निम्नलिखित पत्र का मुखर वाचन करें। अनौपचारिक पत्र मित्रों, माता पिता, अन्य निजी संबंधियों को लिखा जाता है। छात्रों को समझाएं कि इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों को तथा सूचनाओं का लिखता है। इन पत्रों की भाषा बहुत ही सरल, सहज और मधुर होती है। अनौपचारिक पत्र में हम किसे लिखते हैं कि माता पिता, अन्य जो हमारे अन्य नातेवाईक है, यानी कि इसमें अन्य हमारे कोई भी व्यक्ती है, तो इसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। म्हणजे यामध्ये आपण आपल्या आईवडिलांना, भावाला, बहिणीला, मावशीला, आत्याला, मामाला, काकीला या सर्वांना आपण जे पत्र लिहितो त्यांना आपण अनौपचारिक पत्र म्हणतो. आणि औपचारिक पत्र म्हणजे काय की आपण एखाद्या व्यवसायामध्ये किंवा शाळेमध्ये प्राचार्यांना किंवा एका अधिकाऱ्याला, नगरपालिकेच्या किंवा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना जे पत्र लिहितो त्यांना आपण औपचारिक पत्र असे म्हणतो. तर यामध्ये आता अपन बघणार आहे की खाली पत्र, पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का अनुरोध करते हुए पिता को एक पत्र लिखो. आता लिहिलेला आहे बघा पत्र. पत्र लिखते समय हमें क्या करना चाहिए कि पत्र लिखते समय आपका जो पेज है, यानी कि जो वही का पेज है, तो इसमें आपको यहाँ दिखाई देता है कि पत्र कैसे लिखा है. तो इसमें आपको क्या करना है कि पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है. इसमें जो महत्वपूर्ण क्या बातें हैं कि पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं. पत्र में लिखा संदेश स्थायी होना चाहिए, यानी कि अच्छी सी उसमें लिखना चाहिए. पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं, यानी कि विस्तार से आप लिख सकते हो. इसमें सरल और अच्छे शब्दों में व्याकरण की दृष्टि से इसमें अच्छे शब्द लिखने चाहिए. तो यह महत्वपूर्ण पत्र लिखने का जो बातें यह इसमें है. मैंने बताया कि पत्र के दो प्रकार हैं, भेद है. इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र में क्या होता है कि जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखने जाने वाले पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं. जैसे मैंने बताया कि प्रधान आचार्यों को पत्र, या स्कूल के प्राचार्य को पत्र, या संपादक को पत्र, या व्यापार संबंधी जो हम लाते हैं उसको पत्र, या किसी नगरपालिका ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरपालिका के सीओ जो होते हैं उनको पत्र या जो लिखते हैं वह हम इसमें दिखाई देते हैं. शिकायत पत्र आता है इसमें. तो यह औपचारिक पत्र हुआ. और अनौपचारिक पत्र में मैंने बताया कि आपको जो माता पिता है, भाव बहन है, इसका काकी है, काका है, इसे हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम नातेवाईकों को जो पत्र लिखते हैं, पारिवारिक घरेलू संबंध के बारे में हम पत्र लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं. वैसे ही आपको अनौपचारिक पत्र का यहाँ पढ़ने को कहा गया है. तो किसके बारे में कि पिताजी के पास रुपए, पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने को कहा है, पिताजी को भेजने को कहा गया है. तो पत्र लिखते समय यहाँ कैसे दिया है वैसे ही आपको पत्र लिखना है. इसके बाद यह आप पढ़कर ले सकते हो.
इसके बाद क्या है, पत्र का प्रारूप बताकर पत्र लेखन के प्रमुख अंगों की जानकारी दे। छात्रों को विषय देकर प्रारूप के अनुसार कक्षा में चर्चा करें तथा पत्र लेखन करवाए। अनौपचारिक पत्र है, इसमें नाम लिखना है, आप कहाँ, आपको कौन सा पत्र लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि मेरी 10वीं कक्षा में पहला नंबर आया है, या 8वीं कक्षा में पहला नंबर आया है, तो अभिनंदन पर पत्र अपने मित्र को लिख सकते हो। मित्र का यहाँ 8वीं कक्षा में, आपके मित्र का 8वीं कक्षा में पहला नंबर आया, तो आपको उसे अभिनंदन करने का पत्र लिख सकते हो, यह लिखना है। इसके बाद अध्यापक कृति छात्रों से तालिका, यानी कि इसमें क्या है कि पहले नाम लिखना है, जिन्हें पत्र लिखना है उनका नाम लिखना है, इसमें कहाँ भेजना है वह आएगा, पता आएगा, उसका ईमेल आईडी आएगा, संबोधन अभिवादन आएगा। तो इसमें हम चर्चा कर सकते हैं कि मुझे पत्र मिला कि तुम्हारा 8वीं कक्षा में प्रथम क्रमांक आया है, इसलिए मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, अच्छा गुण प्राप्त किए हो। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि ऐसे ही 9वीं कक्षा में तुम अच्छे गुण प्राप्त कर लो। तो यहाँ मैं आप तुम्हें अगले वर्ष के लिए शुभकामना देता हूँ। तुम्हारा मित्र, हस्ताक्षर और आपका नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता, ईमेल आईडी, यह सब कुछ लिखना है। इसके बाद छात्रों से तालिका पूर्ण करने के हेतु कक्षा में प्रश्न पूछा तथा चर्चा करें। यानी कि माता पिता को हम संबोधन क्या लिखते हैं, माता पिता को मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय ऐसे लिखते हैं संबोधन। अभिवादन क्या लिखते हैं, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। समापन यानी कि हम अंत में क्या लिखते हैं कि आपका स्नेह पत्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, यह लिखते हैं। मित्र अथवा सह त्रिपाठी को क्या लिखते हैं कि यह लिखते हैं। तो इसके बाद जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी अपने से छोटे जो होते हैं, उन्हें क्या लिखते हैं कि जो चिरंजीव, प्रियवर, शुभशीत, प्रसन्न रहो, तुम्हारा हितचिंतक, या इसके बाद तुम्हारा हितचिंतक, इसके बाद क्या लिखते हैं कि तुम्हारा हितचिंतक, या अभिवादन में आशीर्वाद, शुभकांक्षी, चिरंजीव, अंत में तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक ऐसे लिखते हो। मित्र अथवा सह त्रिपाठी को क्या लिखेंगे, संबोधन प्रियवर, बंधु, अभिवादन के लिए सप्रेम नमस्ते, यह लिखोगे। तुम्हारा अंत में क्या, तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, ऐसे यह लिखकर यह पूर्ण करना, कंप्लीट करना, पूर्ण करना है। तो इसके बाद शिक्षक दिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने शिक्षकों को ईमेल भेजिए। यानी कि जो ईमेल है हमारा, तो इसके ईमेल पर आपको क्या भेजना है कि शिक्षक दिन की शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसके अवसर पर आप भेज सकते हो ईमेल आईडी पर, हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। तो ईमेल आईडी मेरा है yogesh635@gmail.com। तो यह इस मेल पर आप गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छाएं देने का एक मेल हमें भेजना है, मैं देखूंगा। तो इसके लिए आपको मेल कैसे भेजना है, यह आपको
देखना है। इसमें आपके घर में जो पिताजी है, माताजी है या भाई बहन है, इससे सहायता लेकर आप ईमेल भेज सकते हो। इसके बाद पूरक साहित्य आपको इसमें दिखाई देगा। 25वां दिन है, तो इसमें अपेक्षित कौशल्य क्या है? किसी चित्र या दृश्य को देखने अनुभवों की मौखिक लिखित सूचनाओं को आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। यानी कि क्या दिया है कि इसमें सारांश दिया है। अध्यापक छात्रों से प्रमुख ऋतुओं पर चर्चा करते हैं। यानी कि प्रमुख ऋतु कौन से हैं? तो उन्हाळा है, हिवाळा, 3 ऋतू है। इसमें उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा। यानंतर आपण उन्हाळ्यामध्ये काय आहे की उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला ऊन लागतं। पावसाळा आता चालू है, बारिश का दिन शुरुआत है, तो बारिश हो रही है। तो इसमें यह प्रमुख जो ऋतु है, यह ऋतु आपको जो भी अच्छे मुद्दे हो तो यह आप चर्चा कर सकते हो। वसंत ऋतु में वातावरण में होने वाले परिवर्तन को समझाएं। यानी कि वसंत ऋतु यानी कि कौन सा ऋतु? तो यहाँ दिया गया है, कविता दी गई है कि साजी आओ रे वसंत ऋतु साजी आओ, अजी आओ रे ऋतु बसंत साजी आओ। यानी कि यह 7वीं कक्षा का जो किताब है, इसमें आपको यह कविता मिलेगी। तो यहाँ 7वीं कक्षा का जो किताब है, इसमें 5वां जो दूसरे सत्र में 5वीं कविता आपको दी गई है। इसमें आपने पढ़ा है कि बसंत गीत। तो इसमें बसंत गीत का जो लेखक है चंद्र प्रकाश चंद, उन्होंने यह गीत लिखा है। तो इसमें उन्होंने क्या दिया है इस कविता में कि कविवर चंद्र प्रकाश चंद्र वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कर रहा है। इस ऋतु में जिधर भी सृष्टि जाती है, चारों ओर सौंदर्य, सुगंध और उल्लास का वातावरण रहता है। यानी कि यहाँ वसंत ऋतु का उन्होंने वर्णन किया है और इसका वर्णन इस कविता में उन्होंने दिया गया है। तो यह आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। इसके बाद वसंत ऋतु आने पर सरसों और आम में आया परिवर्तन लिखो। शब्दों को वर्णक्रम अनुसार लिखो। यानी कि यह शब्द वर्णक्रम अनुसार लिखने हैं। आओ सृजन करें। मोर का चित्र रेखांकित कर उसमें रंग भरो। वसंत ऋतु सज धज कर आती है, वर्णन लिखो। और पूरक साहित्य आपको चाहिए तो इसका 7वीं कक्षा का मैंने बताया कि 7वीं कक्षा का दूसरा सत्र में आपको 5वीं कविता है बसंत ऋतु, यह अध्ययन करनी है। और जो भी आपको शंका हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो इसके बाद जो 26वां दिन है, वह दिन हम कल के तासिका को देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।